नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि स्वाति मल्होत्रा पेरिस से भी यहाँ पर इंडिया में आ गई थी और इंडिया में आने के बाद वो सीधा ही ब्रह्मपुत्र एकेडमी में चली जाती है और एनी के कहे अनुसार वहाँ पर बूढ़े बाबा भी आ जाते हैं। इधर जैसे ही बूढ़े बाबा यहाँ पर आते हैं तो गेट पर कुछ लोगों को देखने के बाद अब बूढ़े बाबा अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि यहाँ पर उनकी मैडम ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया था। ये समझने में उन्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो इधर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब आंखों ही आंखों में बूढ़े बाबा को मानो एक आदेश देती है कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी पोजीशन को ले लेना चाहिए। तो इधर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर बूढ़े बाबा भी अब दौड़कर गेट के पास जाकर अब अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेते हैं और अपने सामने उस अनजान आदमी को देखकर अब वहाँ पर जो लोग यहाँ पर गेट पर खड़े थे वो भी अब अपनी पोजीशन को लड़ने के लिए ले लेते हैं। यहाँ का माहौल एकदम ही टेंस होता जा रहा था। अंधेरा, हवा की हल्की सी आवाज और दूर से आती हुई फुटस्टेप की गूंज सब कुछ एक बड़े तूफान का सिग्नल दे रहा था। इधर कुछ ही देर में बूढ़े बाबा और सामने खड़े दुश्मनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। बूढ़े बाबा की स्पीड और एक्सपीरियंस देखने लायक होती है। उनका हर अटैकिंग प्रेसिस, हर मूव कैलकुलेटेड था। एक एक करके वो यहाँ पर सभी को ही मारते गिराते जा रहे थे। मानो उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वो यहाँ पर सबसे पहले कौन से अपने दुश्मन पर अपना वार चलेंगे और उनके हर एक वार के साथ उनका हर एक दुश्मन वहीं पर ढेर होता जा रहा था। इधर कुछ ही सेकंड के लिए वहाँ पर सिर्फ खामोशी रह जाती है। इधर ये सब देखकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा वो भी अब तुरंत ही रिएक्ट करती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा के पास अब यहाँ पर एक चांस मिल चुका था कि जब तक बूढ़े बाबा यहाँ पर इन लोगों के साथ फाइट कर रहे थे तब तक स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर अंदर जा सकती थी। इसलिए जिन लोगों को यहाँ पर बूढ़े बाबा ने मार कर गिराया था उन लोगों के पास कुछ वॉकी टॉकी थे। इसलिए स्वाति मल्होत्रा मौके को देखकर जल्दी से उन वॉकी टॉकी को उठाकर उन्हें अपने पास रख लेती है ताकि उन्हें यहाँ पर कम्युनिकेशन एडवांटेज मिल सके। और ये सब करने के बाद फिर स्वाति मल्होत्रा भी अपनी कमर से अब अपना टैब निकालती है जहाँ पर उसने अपने टैब को रखा हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर कैमरे हैं और शायद इनका एक्सेस उनके दुश्मनों के पास भी हो। इसलिए सबसे पहले वो यहाँ पर सारी की सारी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेना चाहती थी। इसलिए अपने टैब को निकाल कर स्वाति मल्होत्रा तेजी से ही अब उस टैब के ऊपर अपनी उंगलियों को चलाने लग जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पर फास्ट स्क्रॉलिंग कोड्स और एक्सेस पैनल दिखते हैं। इधर इन सब के ऊपर काम करते हुए स्वाति मल्होत्रा कुछ ही देर में अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी के पूरे सीसीटीवी सिस्टम को ही हैक कर लेती है। अब उन सारे के सारे कैमरों का एक्सेस अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के पास था। जैसे ही लाइव फीड अब यहाँ पर ओपन होती है, स्वाति मल्होत्रा का फोकस एकदम से ही शार्प हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो भी यहाँ पर उसे कैसे क्या करना है। इसलिए वो हर एक कैमरे के एंगल को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। मानो इस हर एक एंगल के साथ वो ये देखने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ पर कॉरिडोर्स में, क्लासरूम में, सीक्रेट रूम्स में हर गार्ड की क्या पोजीशन है, यानी कि उनके दुश्मन कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब अपना काम कर सके। हर आदमी की लोकेशन को वो अपने मैप पर ट्रेस करती है। इधर उसे अब पता लग जाता है कि कहाँ कितने लोग हैं, कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस आदमी के लिए उसे अपनी कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है। किन को वो खुद संभालेगी तो किन्हें बूढ़े बाबा के लिए छोड़ेगी। अब सब कुछ यहाँ पर उसके अंडर कंट्रोल में आ जाता है। और ये सब करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर धीरे से बूढ़े बाबा से कहती है, राघव, हमें अंदर कैद सभी को बचाना होगा और देखो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निपट के जल्दी से अंदर जाना होगा, क्योंकि अंदर और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्हें वहाँ पर किडनैप करके रखा गया है। इधर बूढ़े बाबा स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनने के बाद सिर्फ में अपने सिर को हिला देते हैं और बूढ़े बाबा भी इधर सीधा मेन गेट की तरफ बढ़ जाते हैं।
इधर गेट जैसे ही बूढ़े बाबा गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि वहां पर और भी दुश्मनों के कुछ लोग खड़े हुए थे। इसलिए बूढ़े बाबा एक और इंटेंस फाइट सीक्वेंस यहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जेनुअनली था कि जेनुअनली बूढ़े बाबा को यहाँ पर इन लोगों के साथ फिर से फाइट करनी थी। इधर यहाँ पर गेट पर कुछ यहाँ पर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कुछ गार्ड खड़े हुए थे, लेकिन बूढ़े बाबा बिना रुके ही यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करते जा रहे थे। उनके पंचेज और मूवमेंट में इतनी ताकत थी कि गार्ड को संभलने का यहाँ पर मौका ही नहीं मिलता। इधर गेट तोड़ने की आवाज़ गेट अब यहाँ पर टूटने की आवाज़ में एक साथ ही खुल जाता है और बूढ़े बाबा भी यहाँ पर इस गेट से इंटर कर जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ जो कि स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर कैमरे पे सब कुछ देखने के बाद अपना हर एक कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लिया था, तो इसलिए स्वाति मल्होत्रा के प्लान के हिसाब से स्वाति मल्होत्रा अब पीछे के रास्ते से जाना बेटर समझती है। इसलिए स्वाति मल्होत्रा पीछे के रास्ते से क्वाइटली मूव करती हैं। वो भी यहाँ पर शेडो का यूज़ करते हुए स्टेल्थ मोड में एकेडमी के अंदर घुसती हैं। हर टर्न पर वो सीसीटीवी कैमरे के थ्रू देख चुकी थी कि डेंजर कहाँ पर है, उसे कहाँ थोड़ी सी सावधानी से जाना चाहिए और कहाँ वो बिना किसी डर के वहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि स्वाति के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। स्वाति जानती थी कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी में कैद लोगों को छुड़ाना होगा, ताकि वहाँ पर अनिका की उस आइलैंड पर मदद हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सुखवीर सर वो सब बस इसीलिए ही अनिका के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया था कि उनके एकेडमी के लोग यहाँ पर कैद हैं। और साथ के साथ जहांगीर की भी फैमिली को उन्होंने किडनैप किया हुआ था उन्हीं के घर में। इसलिए अब यहाँ पर स्वाति के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ अब आगे ही बढ़ती जा रही थी। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद बचते बचाते हुए स्वाति मल्होत्रा भी यहाँ पर बलबीर सर के कैबिन के पास पहुँचती हैं। इधर जैसे ही वो यहाँ पर कैबिन के पास पहुँचती है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ होता है, इसलिए उसका फ़ायदा उठाते हुए स्वाति मल्होत्रा जब उस दरवाजे में से थोड़ा सा झाँक कर देखती है तो वो देखती है उस सिचुएशन को देखने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा और भी सीरियस हो जाती है। स्वाति मल्होत्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही चेंज हो गए थे, क्योंकि सूरज जय वो देखती है कि वहाँ पर सूरज, जो कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र एकेडमी का शागिर्द भी था अनिका की एब्सेंस में, इसलिए वहाँ पर सूरज को चाकू की नोक पर रखा गया था। और ये देखकर स्वाति बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा किसी भी हाल में सूरज को कोई भी जोखिम नहीं होने देना चाहती थी। वो देखती है कि वहाँ पर सूरज को चाकू की नोक पर रखकर उसे एक चेयर के साथ बांध कर रखा गया था। ये सब देखकर अब यहाँ पर स्वाति जल्द से जल्द सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा, और ये सोचते हुए ही वो तुरंत ही यहाँ पर सिचुएशन को अब एनालाइज करती है। स्वाति मल्होत्रा अब समझ जाती है कि यहाँ पर सीधा अटैक करना तो उसके लिए भी रिस्की होगा, क्योंकि सूरज को चाकू की नोक पर रखा गया है, इसलिए उसे बड़ी ही सावधानी के साथ इन लोगों के साथ फाइट करनी होगी। इसलिए ये सब सोचकर स्वाति अब अपने टैब पर फिर से कुछ और कमांड्स रन करती है। स्वाति मल्होत्रा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि सूरज भी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र अकेडमी का शागिर्द है। जब अनिका यहाँ पर नहीं होती तो वो ही इस अकेडमी को अच्छी तरह से चलाता है, इसलिए सूरज भी एक अच्छा फाइटर है, और इसी चीज का फायदा यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा को उठाना था, क्योंकि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा सूरज को बड़े ही ध्यान से पहले तो देखती है। सूरज को यहाँ पर चेयर पर तो जरूर बैठा कर रखा गया था, लेकिन वो भी जबरदस्ती से, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो हिम्मत और कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसकी यहाँ पर इस फाइट में स्वाति मल्होत्रा को जरूरत थी, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और हिम्मत उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी वो बिल्कुल एक ट्रेंड फाइटर की तरह ही थी कि बस एक बार मेरे हाथ को खोल दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फाइट क्या होती है। और ये सब देखकर अब स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है वो कि बस एक बार मुझे सूरज को फ्री करना होगा। अगर एक बार मैंने सूरज को यहाँ से फ्री कर दिया तो उसके बाद यहाँ का पूरा गेम पलट जाएगा। इवन यहाँ का ही नहीं, उस फ्लावर आइलैंड का भी गेम पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि एक बार
यहाँ पर सुखवीर सर, बलवीर सर और जहांगीर को ये सब पता चल जाए कि उनके आदमी अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तो उस समय वो अनिका की तरफ से ही फाइट करेंगे। इसलिए अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा धीरे से अब अपनी पोजीशन को एडजस्ट करती है ताकि वो यहाँ पर एक परफेक्ट टाइम के साथ अंदर इंटर करे और वो यहाँ पर सूरज को इन सब से बचा ले। इसलिए वो यहाँ पर एक परफेक्ट टाइमिंग होने का वेट करते ही इधर कैबिन के अंदर हर सेकंड अब यहाँ पर हैवी लग रहा था, क्योंकि सूरज की गर्दन बिल्कुल चाकू की नोक पे थी। इसलिए स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, उसे एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार जरूर था। इधर दूसरी तरफ यहाँ पर इस फ्लावर आइलैंड पर महायुद्ध जैसा माहौल होता जा रहा था, क्योंकि ना तो यहाँ पर बलबीर और सुखवीर सर पीछे हटने के लिए तैयार थे और ना ही अनिका यहाँ से हटने के लिए तैयार थी। हालांकि अनिका जानती थी कि जो 3 लोग उसके सामने खड़े हैं वो उसके अपने ही हैं, लेकिन अनिका को भी एक गोल्डन फ्लावर लेना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसलिए अनिका के पास अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए अनिका ने साफ यहाँ पर इन तीनों को ही ललकार दिया था और यहाँ पर अनिका की ललकार के बाद अब अनिका और बलबीर सर के बीच में एक ज़बरदस्त और इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है। ना तो यहाँ पर अनिका हार मानने के लिए तैयार थी, ना ही यहाँ पर बलबीर सर हार मानने के लिए तैयार थे। आखिर अनिका ने अपनी फाइट बलबीर सर से ही तो बचपन में सीखी थी। यहाँ पर हर मूव काफ़ी पावर और पैक्ट होता है। जितनी स्पीड के साथ बलबीर सर अनिका के ऊपर वार कर रहे थे, उतनी ही स्पीड के साथ अनिका उनके हर वार से अपने आप को डिफेंड कर रही थी और साथ के साथ वो उनके ऊपर अपने भी वार कर रही थी। इधर अनिका की स्पीड और एग्रेशन देखकर यहाँ पर साफ क्लियर होता है कि वो सिर्फ डिफेंड नहीं कर रही, वो भी खुद अटैक मोड में आ गई थी, क्योंकि अनिका अब यहाँ पर साफ दर्शाती है कि उसके लिए ये गोल्डन फ्लावर को लेना कितना ही जरूरी है। फिर चाहे उसके सामने उसके अपने ही क्यों ना हो, वो इस फ्लावर को लेने के लिए वो यहाँ पर किसी के भी बारे में नहीं सोचेगी। इधर बलबीर सर अब अपने एक्सपीरियंस से उसका हर अटैक काउंटर करते हैं, क्योंकि अनिका ने बलबीर सर से ही फाइटिंग सीखी थी। इसलिए बलबीर सर को अच्छी तरह से पता था कि अनिका कैसे खुद को डिफेंस कर सकती है, लेकिन अनिका भी यहाँ पर पीछे हटने वाली नहीं थी। भले ही बलबीर सर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन अनिका के पास उसकी अपनी भी खुद की बहुत सारी टेक्निक थी। और वैसे भी अनिका ने किंग के पैलेस में भी काफ़ी एडवांस टेक्निक को सीखा हुआ था। इधर उन दोनों की फाइट अब यहाँ पर आइलैंड के सेंटर के पास हो रही थी, वहीं जहाँ पर ये गोल्डन फ्लावर चमक रहा था। यहाँ पर मौजूद लोग जो कि दुश्मनों की तरफ थे, वो एक बार इस फ्लावर की तरफ देख रहे थे, तो वो एक बार अनिका की तरफ, क्योंकि उन्हें इस काम के लिए खुद लड़ना भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बलबीर सर तो कभी अनिका की टीम में काम करते थे और आज इन दोनों को इस तरह से लड़वाकर उन्हें सच में यहाँ पर मजा आ रहा था। एक तरफ जहाँ पर बलबीर सर अनिका के साथ फाइट कर रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अब्बास और सुखवीर सर के बीच में फाइट शुरू हो रही थी। इन दोनों के बीच में जो भी फाइट हो रही थी, ये फाइट प्योर स्ट्रेटजी और स्ट्रेंथ का एक कॉम्बो होती है, क्योंकि इन दोनों की फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही अपनी स्ट्रेटजी और अपनी स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे हैं। इधर अब्बास अब यहाँ पर अपनी स्मार्ट मूव से अब सुखवीर को कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि अब्बास खुद स्पेशल डिपार्टमेंट का एक आदमी था। इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि उसे सुखवीर सर को कैसे कंफ्यूज करना है। जबकि सुखवीर सर ने भले ही यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट से कोई ट्रेनिंग ना ले रखी हो, लेकिन उसके पास भी अपनी फाइट का बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस था। इसलिए सुखवीर सर भी अपने रो पावर से यहाँ पर अटैक कर रहे थे। इधर तीसरी तरफ का भी नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल और जहांगीर के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। अब्दुल जो कि यहाँ पर रोहित मारवा का एक सबसे बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड था, जो उसकी सिक्योरिटी को देखता था, तो इधर दूसरी तरफ जहांगीर भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फाइटर था। ये फाइट सबसे ब्रूटल होती है। दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी होते हैं। ना तो यहाँ पर अब्दुल पीछे हटने के लिए तैयार था और ना ही जहांगीर। दोनों की ही आंखों में यहाँ पर साफ देखा जा रहा था कि दोनों में से कोई भी हारने के लिए तैयार नहीं था। इन दोनों के बीच में
पंचेज, किक्स और कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल ये अच्छी तरह से साफ साफ देखा जा रहा था। एक एक भी सेकंड स्लो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कंटिन्यूसली इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। इधर तीनों ही तरफ अब ये तीनों लोग लड़ रहे थे, तो इधर यहाँ पर इन तीनों ही ग्रुप से थोड़ी सी दूर खड़े यहाँ पर देवराज गुलेरिया, यशवंत मल्होत्रा और राजेश्वर पीरामल खड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर हो रही इस फाइट को बड़े ही अच्छे तरीके से आनंद ले रहे थे। इधर अब इस फाइट को देखने के बाद अब देवराज गुलेरिया कह रहा था, वाह सच में मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर हमें इतना मज़ा आएगा। सच में बिना ज़्यादा मेहनत किए ही हमारा काम कितना इजी हो गया है ना। अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि अभी सनिका के पास, इस रानी साहिबा के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, और देखना अब ये फ्लावर तो हम ही लेकर जाएंगे। इधर यहाँ पर देवराज गुलेरिया ने ये कहा ही था कि उसकी ये बात सुनकर अब यशवंत मल्होत्रा अब उसे एक टोंट भरा जवाब देते हुए कहते हैं, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है देवराज, क्योंकि अभी तक किसी ने भी गोल्डन फ्लावर को नहीं तोड़ा है। अभी भी गोल्डन फ्लावर वहीं पर ही लगा हुआ है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा उस गोल्डन फ्लावर को ही लेना है। इसलिए अभी गेम में कुछ भी हो सकता है। जब गोल्डन फ्लावर हमारे हाथ में आ जाए तब हम ऐसा कहें तो अच्छा रहेगा। इधर यहाँ पर देवराज और यशवंत इन दोनों की ही बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर राजेश्वर पीरामल बड़े ही कॉन्फिडेंट टोन में अब दोनों से ही कहते हैं, तुम दोनों टेंशन मत लो। अरे हमारा मेन मकसद तो सच कहूँ तो यहाँ पर रानी साहिबा और उसकी टीम को गोल्डन फ्लावर से दूर रखना है, क्योंकि हम ये चांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि रानी साहिबा उस फ्लावर के भी आसपास दिखाई दें। और जिस तरह से ये फाइट चल रही है उसे देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि रानी साहिबा के लिए ये फ्लावर लेना कितना मुश्किल है। उनके लिए ये फ्लावर लेना बहुत ही मुश्किल है, तोड़ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल। वो तो हम इसलिए हमारे लिए इस फ्लावर को लेना और भी आसान है, क्योंकि रानी साहिबा और उसकी टीम तो इस फ्लावर के पास भी नहीं पहुंच सकती। अरे वो तो हम कभी भी तोड़ सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तो हमें यहाँ का ये एंजॉय करना चाहिए। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर सर जी यानी कि राजेश्वर पीरामल अब आगे की तरफ कुछ स्टेप लेते हैं और कहते हैं, सामने देखो और भूलना मत कि मैं कौन हूँ। क्योंकि अब वो यहाँ पर सीधे ही देवराज और यशवंत को दिखा देते हैं। ये दर्शाते हैं कि सर जी वो हैं तो वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, इसलिए इन्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर अब यहाँ पर ये सब सुनने के बाद अब यशवंत मल्होत्रा के चेहरे पर एक हल्की सी टेंशन दिखने लगती है, जिसे वो राजेश्वर की बात पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा का मेन टारगेट तो बस उस फूल को प्राप्त करना था, लेकिन देवराज और ये सर जी की इन बातों को सुनने के बाद अभी भी यहाँ पर यशवंत के मन में ये डाउट था कि क्या वो अभी भी इस फूल को ले पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पासा किसी भी समय पलट सकता था। इसलिए वो राजेश्वर की इस कॉन्फिडेंट भरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था चाहते हुए भी। यहाँ पर इस फ्लावर आइलैंड पर हवाएं काफ़ी ही तेज चल रही थी, लेकिन इन हवा से भी ज़्यादा यहाँ पर जो तेज चल रहा था वो था यहाँ पर सबके दिमाग का गेम, क्योंकि सभी यहाँ पर अपने अपने दिमाग में कुछ और ही गेम चल रहे थे। इधर यशवंत मल्होत्रा जो कि राजेश्वर पीरामल और देवराज की बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता था किसी भी पल कुछ भी हो जाएगा। इसलिए वो भी यहाँ पर धीरे से राजेश्वर पीरामल के पास आकर खड़ा हो जाता है और अब धीरे से कहता है, सर जी मुझे सब पता है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फूल हमारे हाथों से निकल जाए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो यहाँ पर इस फूल को प्राप्त करना है। कभी हम इस फाइट को देखने में कहीं हम इस फूल को ही ना खो दें, क्योंकि अगर इस बार हमने इस फूल को खो दिया तो अगले 5 साल तक हमें इसका फिर से इंतजार करना होगा। इधर यहाँ पर यशवंत की ये बात सुनने के बाद अब यहाँ पर उसकी आवाज़ में यहाँ पर एक अजीब सी सीरियसनेस होती है, क्योंकि वो अभी भी इस फूल के बारे में काफ़ी चिंतित थे, जैसे वो किसी अनसीन डेंजर को फील कर रहे हों कि अभी के उन्हें उस फ्लावर तक पहुंचना चाहिए, अदरवाइज इसके बाद शायद वो इस फ्लावर को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे।
इधर इससे पहले कि यहाँ पर सर जी यशवंत को कोई भी जवाब देते थे कि तभी देवराज गुलेरिया अब यहाँ पर है, क्योंकि उसने यशवंत की इस बात को सुन लिया था, इसलिए अब उसके चेहरे पर एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और अब वो यहाँ पर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ साफ चढ़कर बोल रहा था और अब अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है, यशवंत तुम चिंता मत करो, अभी तो ये बस एक शुरुआत है, धीरे धीरे देखो आगे क्या होता है, क्योंकि आगे आगे इससे भी बड़े धमाके होंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। अब यहाँ पर देवराज की इस बात को सुनने के बाद अब यशवंत मल्होत्रा पीछे की तरफ मुड़ता है और देवराज की तरफ देखकर अब वो भी थोड़ा सा सरकास्टिक टोन में कहता है, लेट्स सी देवराज, वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें प्लान भी अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखो हमें अगर हम इस फाइट को ही देखने में लगे रहे तो मेरा यकीन मानो देवराज, हम इस फूल को खो देंगे। अभी सही मौका है अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का। अब यहाँ पर देवराज अब तुरंत ही अब यशवंत की इस बात को सुनकर अब उसकी तरफ देखकर कहता है, प्लान बी, अरे प्लान बी लास्ट मोमेंट के लिए है यशवंत, ना कि अभी के लिए। अभी के लिए तो बस इस गेम का मजा लो जो कि अभी हमारे सामने यहाँ पर चल रहा है। इधर ये तीनों ही यहाँ पर इधर तीनों एक साथ सामने अब देखने लगते हैं, क्योंकि तीनों ही ग्रुप में यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट हो रही थी और सामने जो चल रहा होता है वो यहाँ पर इन तीनों के ही बीच में मानो एक महायुद्ध हो रहा था, क्योंकि तीनों ही जोड़ियों में कोई भी एक दूसरे से हारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इधर इस आइलैंड के सेंटर पर अब अनिका की टीम ने भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव रिंग बनाकर रखा होता है, ताकि कोई भी इस रिंग को ना तोड़ पाए। और इधर बलबीर सर और उसकी पूरी टीम को इफेक्टिवली यहाँ पर रोक दिया गया होता है। हर रूट ब्लॉक है, हर एंट्री पॉइंट पर अब यहाँ पर उनके अपने आदमी हैं। कोई भी यहाँ पर इस गोल्डन फ्लावर के पास तक नहीं पहुँच पा रहा था। इधर अनिका अब यहाँ पर खुद एक फ्रंट लाइन पर होती है, उसकी आंखों में फोकस और डिटर्मिनेशन क्लियरली दिख रहा था। वो सिर्फ यहाँ पर फाइट नहीं कर रही थी, बल्कि वो कंट्रोल को भी साथ के साथ मेंटेन कर रही थी। यहाँ पर अनिका की स्ट्रेटेजी साफ साफ सभी को दिखाई दे रही थी। इधर यहाँ पर अनिका की टीम ने जो एक यहाँ पर रिंग बनाया हुआ था, ताकि बलबीर सर, सुखवीर सर या जहांगीर इनमें से या फिर दुश्मनों की टीम में से कोई भी उस फ्लावर तक उसे तोड़ने के लिए ना पहुंचे। लेकिन ये सब होता हुआ देखकर अब बलबीर सर बार बार इस रिंग को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें यहाँ पर अनिका के लोगों के द्वारा उन्हें वापस पीछे की तरफ पुश कर दिया जाता है। उनके मूव अब यहाँ पर काफ़ी पावरफुल है, लेकिन अनिका की स्ट्रेटजी अब यहाँ पर बलबीर सर के मूव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ रही थी, क्योंकि बलबीर सर अब यहाँ पर अपनी ताकत के साथ इन लोगों से फाइट करना चाहते थे, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ उनसे भी ज़्यादा थी। इधर साथ के साथ अनिका की स्ट्रेटजी भी। इधर यहाँ पर इस आइलैंड पर हर जगह छोटी बड़ी फाइट चल रही थी। यहाँ पर कोई किसी के साथ फाइट कर रहा था तो कोई किसी के साथ फाइट कर रहा था। ये सब एक रिदम में चल रहा था, जैसे हर साइड अपनी लास्ट लिमिट तक पुश कर रही हो। इधर यहाँ पर ग्राउंड पर गिरी मिट्टी, हवा में उड़ता धुआं और बीच में चमकता ये गोल्डन फ्लावर, ये सब मिलकर यहाँ पर एक साइनेमैटिक बैटलफील्ड क्रिएट कर रहे थे। इधर रोहित जो के ऊपर आसमान में अपने चोपर में बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। रोहित की नज़र अब यहाँ पर नीचे हो रही हर एक मूवमेंट पर होती है कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है। स्पेशली यहाँ पर रोहित की आंखें देवराज गुलेरिया, यशवंत मल्होत्रा और राजेश्वर पीरामल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि रोहित को पता था कि ये लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी हर एक एक्टिविटी पर रोहित ने नजरें बनाई हुई थी, ताकि समय रहते हुए यहाँ पर अनिका को अलर्ट कर सके। इधर रोहित के दिमाग में बस अभी यहाँ पर एक ही सवाल घूम रहा था, ये तीनों यहाँ पर क्यों हैं, क्या कर रहे हैं ये तीनों यहाँ पर, और इनका एक्चुअल प्लान क्या है। वो यहाँ पर क्लियरली अब वो यहाँ पर सीधे कुछ देर सोचने के बाद अब यहाँ पर क्लियरली समझ जाता है कि ये सिर्फ गोल्डन फ्लावर के लिए तो यहाँ पर नहीं आए हैं। इनके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ा चल रहा है, क्योंकि जब अनिका यहाँ पर इन सब
सबके साथ लड़ रही थी। तो ये तीनों यानी कि यशवंत, देवराज और सर जी, ये तीनों उस फ्लावर को ले सकते थे। इधर रोहित अपने कंट्रोल्स अब एडजस्ट करता है और अब वो जूम व्यू, अब वो यहाँ पर सारा का सारा व्यू अब जूम करता है और वहाँ पर वो ग्राउंड एक्टिविटी पर अब क्लोजली ऑब्जर्व करता है ताकि अनिका के आसपास अगर उसे यहाँ पर कोई भी खतरा दिखाई दे तो वो उसे जल्द से जल्द पहचान ले। इधर अब यहाँ पर रोहित सोचता है अगर अनिका की टीम कंट्रोल में है तो फुल अभी सेफ है, लेकिन अगर यहाँ पर विलन्स ने कोई भी हिडन प्लान अगर एक्टिवेट किया है तो सब कुछ यहाँ पर पलट सकता है, क्योंकि जो भी चल रहा है उसके हिसाब से तो अनिका जल्द ही इस फ्लावर को प्राप्त कर लेगी, क्योंकि अभी तक अनिका ही इन सब के ऊपर भारी पड़ रही है। तभी उसे यहाँ पर क्योंकि रोहित ये सब ऊपर से देख रहा था तो तभी उसे यहाँ पर देवराज गुलेरिया का के प्लान बी वाला स्टेटमेंट अब रोहित को यहाँ पर याद आ जाता है। अब जैसे ही ये प्लान बी रोहित के कानों में गूंजता है तो इसे याद करते हुए यहाँ पर रोहित सोचता है मतलब ये इनका एग्जैक्ट प्लान नहीं है, ये मतलब कुछ और भी तैयार कर रहे हैं। ये सोचते हुए रोहित अब धीरे से बड़बड़ाता है और रोहित का फोकस अब यहाँ पर सिर्फ फाइट पर ही नहीं बल्कि टाइमिंग पर भी होता है कि कब यहाँ पर इंटरवेन करना है। रोहित मारवा जब यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा था तभी अचानक से उसे याद आ जाता है कि जब वो यहाँ पर आया था तो उसे यहाँ पर जो वो गुरूर दिखा था, काश वो गुरूर अब तक स्वाति माँ को सब कुछ बता चुका हो और स्वाति माँ जल्द से जल्द अपना कोई एक्शन ले चुकी हो, क्योंकि अभी तक रोहित को इसके बारे में नहीं पता था कि सच में स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर ब्रह्मपुत्र अकेडमी में पहुंच चुकी थी। इधर रोहित ये सब सोचते हुए रोहित की नज़र अब नीचे हो रही फाइट पर ही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ब्रह्मपुत्र अकेडमी में इधर स्वाति की नज़र अब यहाँ पर उस आदमी पर ही थी जिसने इधर सूरज को किडनैप किया हुआ था। अब उसे देखने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब अपना प्लान बना लेती है और अब वो जल्दी से बिना ज़्यादा समय गवाए हुए एकदम से उस दरवाजे को खोल देती है। स्वाति ने यहाँ पर दरवाजा काफी ही जल्दी से खोला था और इससे पहले कि उस दरवाजे की आवाज को सुनकर वो आदमी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की तरफ बढ़ सके उसे पहले ही स्वाति मल्होत्रा ने भी यहाँ पर एक जोरदार एक लात अब वो यहाँ पर उसके ऊपर मारती है। स्वाति ने जैसे ही उस आदमी के ऊपर अपनी एक जोरदार लात मारी, उसके प्रेशर से वो आदमी सीधा ही नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। और इससे पहले कि ये आदमी वहाँ पर अपने बाकी आदमियों को इन्फॉर्म करके ये बता दे कि कोई अकेडमी के अंदर आ गया है जहां पर उसने सूरज को किडनैप कर रखा हुआ था और वो उन्हें अलर्ट कर दे, इससे पहले ही यहाँ पर स्वाति के दूसरे वार ने उसे वहीं पर ही अधमरा कर छोड़ दिया था, क्योंकि एक वार से तो वो आदमी बस सीधा नीचे गिरा था, लेकिन दूसरे वार से तो अब उसमें यहाँ पर ना उठने की हिम्मत बची थी और ना ही अपने आदमियों को इन्फॉर्म करने की। इधर उस आदमी को मारने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से सूरज के हाथों और पैरों पे बंधी हुई जल्दी से उस रस्सी को खोलना चाहा। और इधर जैसे ही यहाँ पर उसके हाथों और पैरों की रस्सी खोलती है तो उसे खोलने के बाद अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा सूरज से कहती है, देखो अंदर जाकर जल्दी से अपने लोगों को छुड़वा लो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत ही कम समय है, मुझे और भी किसी को छुड़ाने के लिए जाना है। इधर यहाँ पर स्वाति की ये बात सुनते ही अब सूरज कहता है, आपको क्या दीदी ने ही भेजा है, यानी क्या आपको अनिका दीदी ने भेजा है। इधर इस बात को सुनकर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन अभी इन सब बातों का हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जाओ अब जल्दी से जाकर अपना काम करो, क्योंकि अभी हमें अपना काम करना है। और ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा वहाँ से जल्दी से जाने लगती है, क्योंकि स्वाति को पता था कि उसके एब्सेंस में यहाँ पर सूरज बूढ़े बाबा के साथ मिलकर अब अपने इन सभी लोगों को आज़ाद करवा लेगा, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा का यहाँ पर ब्रह्मपुत्र अकेडमी में जितना काम था वो भी यहाँ पर अपने लेवल पर उसे कर चुकी थी। बाकी का काम वो यहाँ पर सूरज और बूढ़े बाबा के लिए छोड़कर जाने की सोचती है। और यही सोचकर ही स्वाति मल्होत्रा
अब इस एकेडमी से बाहर आ जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को अब यहाँ पर जहांगीर की फैमिली को भी तो बचाना था, जिसे दुश्मनों ने अपने निशाने पर लिया हुआ था। अगर वो यहीं पर ही ज़्यादा समय लगा देती तो शायद अनर्थ हो सकता था। इसलिए क्योंकि ये तीनों ही लोग यानी कि सुखवीर सर, बलबीर सर और जहांगीर, ये तीनों बस इसी मजबूरी के कारण यहाँ पर अनिका के साथ फाइट करने के लिए मजबूर थे। इसलिए स्वाति मल्होत्रा इन सब के लोगों को छुड़वा कर उनकी उस मजबूरी को ही खत्म कर देना चाहती थी, ताकि दुश्मन इनकी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। और ये सब सोचते हुए स्वाति मल्होत्रा अब अपने चोपर में जाकर बैठ जाती है और अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ जाने लगती है। इधर स्वाति मल्होत्रा के यहाँ से निकलने के बाद इस एकेडमी में भी यहाँ पर बूढ़े बाबा और सूरज, ये दोनों ही मिलकर अब यहाँ पर तबाही मचा देते हैं। इन दोनों ने ही मिलकर अब तक एक एक करके सभी लोगों को ही वहाँ पर मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि सूरज की फाइट भी काफ़ी इंटेंस थी। वो भी अपनी फाइट में काफ़ी निपुण था। तो बूढ़े बाबा तो खुद एक अच्छे फाइटर थे। तो वहीं अब तक सूरज भी वहाँ पर अब उनके साथ आ चुका था। अपने चेयरपर्सन को अपने सामने इस तरह से देखकर वहाँ पर यहाँ पर जितने भी बच्चों को, जितने भी बड़ों को यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था, सूरज को वहाँ पर अपने सामने देखकर उन सभी के ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि सूरज को वहाँ पर देखकर उनके अंदर एक नई जान आ गई हो, मानो उनके अंदर एक नई होप आ गई हो कि अब ये लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी बस यहाँ पर अनिका यानी कि उनकी एकेडमी की दीदी के आने का इंतजार था। लेकिन सूरज भी यहाँ उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। और वो सभी अब यहाँ पर एक दूसरे को एक उम्मीद के साथ देखते हैं और इसके बाद वो आंखों में एक दूसरे को भी इशारा करते हैं। इधर कुछ ही देर में वो सभी मिलकर अब यहाँ पर उन लोगों को मार गिराते हैं। इधर उन सभी को ऐसे देखकर अब सूरज बूढ़े बाबा से कहता है, एक मिनट, क्या दीदी को हमारी ज़रूरत है क्या? देखिए, अब हम यहाँ पर सब आज़ाद हैं। अगर हमारी दीदी को वहाँ पर हमारी ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम अभी के अभी वहाँ पर पहुँचकर अपनी दीदी को प्रोटेक्शन देंगे। इधर सूरज की इस बात को सुनने के बाद अब बूढ़े बाबा कहते हैं, देखो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि तुम्हारी दीदी को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो देखो, तुम वहाँ पर चले जाओ जहाँ पर वो सब हो रहा है, तो शायद तुम्हारे बलबीर सर हमेशा की तरह इस एकेडमी की दीदी का साथ दें, क्योंकि जस्ट इस मजबूरी के कारण ही आज तुम्हारे बलबीर सर इस एकेडमी के आज तुम्हारे बलबीर सर अनिका के अगेंस्ट खड़े हैं। अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो शायद इसी से ही अनिका की बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। उन्हें उनकी मजबूरी से जाकर आज़ाद कर दो, क्योंकि अभी भी वो अपनी मजबूरी में बंधे हुए हैं, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि तुम लोग आज़ाद हो चुके हो। इधर बूढ़े बाबा की ये बात सुनते ही अब सूरज कहता है, ठीक है, फिर मैं अपने साथ वहाँ पर कुछ फाइटर्स को भी और लेकर जाता हूँ। आप बस हमें उस लोकेशन के बारे में बता दीजिए।